तो पहले वो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन आज अगर आप AMT चलाओगे तो उतना आपको बुरा नहीं लगेगा। इसका मैनुअल इज वन ऑफ द बेस्ट टर्बो मैनुअल्स इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। तो हिल्स पे हमेशा हमेशा आप जो है वो टॉर्क कन्वर्टर विद भी मेरे दोस्तों के साथ हो चुका है, क्लच बर्न हो चुके हैं। रेयर गाड़ियां ऐसी होती हैं जो टर्बो के साथ शहर में ठीक चलें और एवरेज भी ठीक दें। तो हेलो दोस्तों, पिछली वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने 20 लाख के अराउंड जो है जितनी भी एक तरीके से ऑटोमेटिक कार्स हैं उनका मैंने बताया था कि कौन सी आपको किस पर्टिकुलर यूज़ के लिए सही रहेगी, और उनको मैनुअल से भी कंपेयर किया था। अब बहुत से लोग कह रहे थे कि आप जो है वो उसकी छोटी गाड़ियों को भी बनाओ, तो इस वीडियो में मैं सब 4 मीटर गाड़ियाँ जो लगभग 14-15 लाख रुपए एक शोरूम या फिर जो है उसके नीचे आती हैं, और ऑब्वियसली जो 10 लाख रुपए से ऊपर जो AMTs हैं, बिल्कुल बेसिक AMTs हैं 10 लाख तक, उनसे जो ऊपर आती है, इन दोनों के बीच की जितनी भी गाड़ियां हैं उनका मैं आपको ऑटोमेटिक बताऊंगा कि किस तरीके से काम करता है। क्या उनके ऑटोमेटिक्स को छोड़ के आप उनका क्या मैनुअल भी ले सकते हो, स्पेशली आपके यूज के हिसाब से। तो जिन गाड़ियों का गियर बॉक्स बड़ी गाड़ियों से शेयर होता है, जैसे मैंने उस वीडियो में जो है वो डीजल ऑटोमेटिक बताया था Hyundai किया का, तो वो यहाँ पे सोनेट और सिरोस में भी शेयर होता है, तो मैं ऑब्वियसली उनके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं वो गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन जरूर डिस्कस करूंगा जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर सेगमेंट से सबसे ज्यादा क्वेरीज मेरे पास आती हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट और दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव शाइन, एंड लेट्स सी 15 लाख रुपए से नीचे नीचे आपके लिए बेस्ट ऑटोमेटिक गाड़ी आपके यूज के हिसाब से कौन सी रहेगी। मैंने सोनेट की वीडियो बनाई रखी है, तो वो आप जाके देख सकते हो। उसमें क्या है कि जब हम सोनेट के साथ या गियरबॉक्स यूज करते हैं या वेन्यू के साथ करते हैं तो इट फील्स फाइन, बट अगर आपका यूज बहुत ज्यादा, वही बात आ गई कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में है, तो ड्राई क्लच जो DCTs हैं उनकी आप लाइफ बहुत ज्यादा मान के मत चलो। मतलब मे भी हो सकता है आपका 5-6 साल बाद जो है कुछ ना कुछ इशू आना स्टार्ट हो जाए और उसमें दिखना स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर आपका यूज ऐसे है कि लेट से आप जो है ग्रेटर नोएडा में रह रहे हो या फिर ऐसे शहर में रह रहे हो जहां पे उतना ट्रैफिक नहीं है, फिर फ्लोइंग ट्रैफिक है, ठीक है, कि सेकंड थर्ड गियर में गाड़ी चलती रहती है, तो आप उसको ले सकते हो, ऐसा दिक्कत नहीं होगी, और हाईवेज पे ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इसमें भी जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो है सिरोस में। सिरोस में क्या है कि मैंने चीज नोटिस करी है कि जितने भी ऑटोमेटिक के वेरिएंट्स हैं उन सब में EPB मतलब इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आता है। तो उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जब आप इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक लगा के किसी इंक्लाइन में चढ़ा रहे हो गाड़ी या फिर कहीं पे चढ़ा रहे हो, तो जैसे ही आप रोकोगे वो ऑटोमेटिकली आपका रियर डिस्क ब्रेक जो उसमें दिया है वो लगा के खड़ी हो जाती है गाड़ी। तो ऑटोमेटिक आपका पीछे वाला ब्रेक जो है बार बार लगता रहता है। उस वजह से क्या है कि DCT डिसएंगेज हो जाता है, आपको नहीं करना पड़ता अलग से, तो वो थोड़ा सा बेटर रहता है ओवरऑल। लेकिन अगर फिर भी आप ट्रैफिक में फंस रहे हो तो सिरोस DCT भी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। सिरोस का मैंने रिव्यू बना रखा है, उसमें मैंने ये चीज क्लियर बोली थी कि इसका मैनुअल इज वन ऑफ द बेस्ट टर्बो मैनुअल्स इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। तो अगर आप मैनुअल देख रहे हो और टर्बो देख रहे हो और आप कभी कभी जो है वो जाम में फंसते हो जहां पे जो क्लच है वो उतना डीप ना हो, वो ठीक लाइट हो, बढ़िया तरीके से काम करे, तो उसमें आप सिरोस जरूर देख सकते हो। सिरोस के मैनुअल्स एक बार चला के देख सकते हो, वो इतना बुरा नहीं है जितने बाकी टर्बो मैनुअल्स की मैं आगे बात करूंगा। तो ये हो गई ड्राइव क्लच DCTs की बात। तो अगर हम Hyundai किया में IMT की बात करेंगे तो वैसे भी मैक्सिमम गाड़ियों से IMT निकल रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ वेरिएंट्स में है। सिंपल मेरा हिसाब किताब ये रहेगा आपसे सजेशन कि अगर आप IMT ले रहे हो तो आप कभी भी उसको स्टैंड स्टिल से सेकंड पे ना उठाना, ठीक है। अगर आप सेकंड पे उठाते रहोगे तो उसका 100% क्लच बर्न हो जाएगा। अगर आप नॉर्मली फर्स्ट से उठाओगे तो आपका जो है वो क्लच बर्न नहीं होगा और इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे दोस्तों के साथ हो चुका है, क्लच बर्न हो चुके हैं क्योंकि वो बार बार सेकंड गियर से उठाते थे। वरना बाकी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड तो है नहीं, तो शिफ्ट्स थोड़े आराम आराम से चलते हैं और काम बन जाता है। 20-30 हजार रुपए महंगा होता है नॉर्मल मैनुअल। अब हम मूव करते हैं सिट्रोएन पे। उस वीडियो में लोगों ने मेरे को बोला था कि मैंने सिट्रोएन की गाड़ियां क्यों नहीं डिस्कस करी, वो इस प्राइस रेंज में आती है इसलिए इसके लिए बचा के रखी थी। तो सिट्रोएन में क्या है, आपके पास ऑब्वियसली 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड है, टर्बो है, और टर्बो के साथ एक टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है। वो गाड़ी ऑटोमेटिक में लेना बहुत ही सही है। वैसे बहुत कम बिकती है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी ऑटोमेटिक में बहुत अच्छी चलती है। और टॉर्क कन्वर्टर है, उस हिसाब से ये चीज है कि बस वो एक तरीके से मैनुअल से 1-1.5-2 किलोमीटर पर लीटर कम एवरेज देगी, लेकिन आपका काम इतना अच्छा कर देगी कि आपको बहुत ही सहूलियत हो जाएगी। और उसके टॉर्क कन्वर्टर की वजह से बहुत ज्यादा टर्बो लैग नहीं है और बढ़िया चलती है वो गाड़ी। वो मैनुअल में भी ठीक है, लेकिन टॉर्क कन्वर्टर इज मच बेटर। अब टॉर्क कन्वर्टर से ही याद आया, हम पहले वाली वीडियो में भी फोक्सवैगन स्कोडा के 1 लीटर ऑटोमेटिक और मैनुअल की बात कर चुके थे। मैं फिर से ये चीज बोलूंगा कि अगर आप काइलैक देख रहे हो तो आप जो है वो मैनुअल बिल्कुल स्किप कर दो अगर आप शहर में चलते हो और ट्रैफिक रहता है तो, ठीक है। तो यहाँ उल्टा है, यहाँ इसका ऑटोमेटिक बहुत ही बढ़िया काम करता है एंड उसकी ट्यूनिंग जो है वो टाइगुन कोशाक वर्टस स्लाविया 80 से बेटर है।
जो पहले वो गाड़ियां एकदम भागती थी ब्रेक छोड़ने पे, वो यहाँ पे ईज आउट कर दिया गया है। इसलिए काइलैक ऑटोमेटिक इज मच बेटर देन मैनुअल। मैनुअल आप ले सकते हो, जैसे किसी को हाईवे ओनली गाड़ी चाहिए, ठीक है, तो वो मैनुअल लेके ऑब्वियसली पैसे बचा सकता है। लेकिन आप जो है वो इसका ऑटोमेटिक लो, क्यों नहीं लोगे, बहुत ही अच्छा काम करता है, तो ऑटोमेटिक लो। थोड़ा एवरेज में ऑब्वियसली कम आएगा। काइलैक वैसे भी शहर में जो है वो लगभग 10 के आसपास या 10 के नीचे देती है, और हाईवेज पे ये अच्छा एवरेज देती है, तो उसी के तरीके का फॉर्मेट इसके ऑटोमेटिक में भी रहेगा। अब उस वीडियो में मैंने जो है आपको कर्व के बारे में बताया था, इसमें मैं नेक्सॉन का थोड़ा सा बता देता हूँ। जो डीसीए है उसका ऑब्वियसली जो काम है या फिर जो वर्किंग है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, स्मूथली शिफ्ट होता है, और है तो वो वेट क्लच, लेकिन क्या है कि बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इन थ्योरी वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, लेकिन इन प्रैक्टिकल यूज उसमें कुछ इश्यूज आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और ऑल्ट्रोज और नेक्सॉन में। तो उस वजह से वही बात आ जाती है कि अगर आप शहर में ट्रैफिक में फंस रहे हो तो वही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और नेक्सॉन का मैनुअल इतना बुरा नहीं है, क्योंकि नेक्सॉन का जो क्लच है वो अच्छा खासा लाइट कर दिया है, वो काफी सालों से आ रही है, इस वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है उसका क्लच काफी लाइट हो गया है। तो इस वजह से आप नेक्सॉन को मैनुअल में ले सकते हो। अब एक और ऑप्शन है विच इज नेक्सॉन एएमटी, वो भी मैनुअल की ही तरह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो बेटर होता चला गया है। तो पहले वो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन आज अगर आप एएमटी चलाओगे तो उतना आपको बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। तो हेड नॉड उसमें है लेकिन कम है, और वही बात आ जाती है कि क्योंकि वो गियर बॉक्स इतना महंगा नहीं होता है, तो अगर उसमें रिपेयर भी आया तो वो इतना महंगा नहीं पड़ेगा जितना आपका डीसीए वीसीए समझ लीजिए अनरिपेयरेबल हो जाएंगे, मतलब 1.5-2 लाख वाली बात हो जाएगी। तो ये एएमटी भी एक डिसेंट डील है। अगर आपको नेक्सॉन पसंद है तो नेक्सॉन आप मैनुअल में भी ले सकते हो, और अगर आप बहुत जो है जाम में फंस रहे हो तो एएमटी भी ले सकते हो। ऑब्वियसली जस्ट डोंट एक्सपेक्ट कि वो बहुत तेजी से जो है वो गियर शिफ्ट करेगा, और आप ऑब्वियसली गाड़ी जो है बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चला पाओगे, वो आप डीसीए से भी नहीं चला पाओगे। जो मेन फर्क है डीसीए और एएमटी में वो है आपका जो स्मूथनेस है शिफ्ट्स की। डीसीए बिल्कुल एक टॉर्क कन्वर्टर की तरह स्मूथली शिफ्ट करता है तेज चलाने पे भी, लेकिन अगर आप एएमटी को पूरा फ्लोर कर दोगे तो जो शिफ्ट्स होंगे उसमें आपको ऐसे ऐसे हेड नॉट फील होगा। तो आराम से चलाने के लिए एएमटी। अब आ जाते हैं हम अगेन टॉर्क कन्वर्टर पे, तो विच इज फाउंड इन 3XO। तो 3XO में क्या है कि आपके पास पेट्रोल में टॉर्क कन्वर्टर आ जाता है, एसिन का 3rd जनरेशन टॉर्क कन्वर्टर है, और उसके बाद आपका डीजल में एएमटी आ जाता है। तो डीजल में तो आपका उसी तरीके का सीन रहेगा जैसे बाकी एएमटीज का होता है कि आप आराम से चल रहे हो तो ठीक चल रही है, और अगर आप फ्लोर करके चल रहे हो, तेज चला रहे हो, परफॉर्मेंस चाह रहे हो, तो आपको ऐसे ऐसे हेड नॉट फील होता है। तो डीजल एएमटी महंगी भी बहुत हो जाती है आगे जाके, तो वो उतनी सही नहीं रहेगी। और डीजल गाड़ियां वैसे भी मैंने हमेशा बताया है कि हाईवे लंबे लंबे हाईवे ट्रिप्स के लिए ही बेटर रहती हैं, अगर आप 2500 किलोमीटर पर मंथ से ऊपर कर दो तो उसमें आप जो है वो ऑब्वियसली मैनुअल ले सकते हो, हाईवे में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पेट्रोल ले रहे हो तो उसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, विच इज की नॉर्मल वाला जो है वो पोर्ट इंजेक्शन टर्बो है, 200 न्यूटन मीटर के आसपास टॉर्क है, और जो जीडीआई है वो आपका डायरेक्ट इंजेक्शन है, उसमें 230 न्यूटन मीटर आपका टॉर्क निकाल देता है। जो फर्क है मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल आपको चलानी है तो आप इसका पोर्ट इंजेक्टेड जो AX5 में आ जाता है वो आप उसके साथ ऑटोमेटिक ले सकते हो। स्मूथ है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी स्मूथ फील होता है, ज्यादा एकदम भागता नहीं है, मतलब ओवरऑल सब कुछ स्मूथ है। वही चीज बात आ जाती है कि टॉर्क कन्वर्टर में एवरेज थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन मैनुअल जैसे आपकी 11 एवरेज दे रही है तो टॉर्क कन्वर्टर वाली 9.5 का एवरेज देगी, ठीक है। वही हाईवेज पे अगर मैनुअल आपकी 18 का एवरेज दे रही है तो टॉर्क कन्वर्टर आपकी 16.5 का देगी। इस तरीके का हिसाब किताब बनेगा, लेकिन इट्स ए वेरी गुड इंजन एंड गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन। मैनुअल में अगर हम देखें तो जो वही बात कि महिंद्रा में थोड़े क्लच बर्न्स के इशू हैं, ठीक है। और इनफैक्ट जब आप इंक्लाइन भी चढ़ते हो, जब आप हिल्स पे जाते हो, तो टॉर्क कन्वर्टर जितनी भी मैं गाड़ियां बता रहा हूं जिसमें टॉर्क कन्वर्टर है वो उल्टा मैनुअल से बेटर फील होता है टर्बो के साथ। क्योंकि टर्बो में क्या है कि जब आप अपहिल चल रहे हो, चाहे टाइगन हो, कुशाक हो, 3XO हो, सिट्रोएन हो, कि जिस गाड़ी में भी टॉर्क कन्वर्टर है, वो क्या है कि जैसे ही आप ब्रेक छोड़ोगे वो बिना टर्बो लैग के आगे जाएगी गाड़ी। तो हिल्स पे हमेशा हमेशा आप जो है वो टॉर्क कन्वर्टर विद टर्बो इंजन ज्यादा प्रेफर करो, अगर आप बार बार जाते रहते हो तो। और मैनुअल जो है वो टर्बो इंजन के साथ थोड़ा सा एक तरीके से कह लीजिए कि अजीब फील होता है, आपको थोड़ा सा गियर डाउन एकदम से करना पड़ेगा अगर वो टर्बो लैग में फंस गई। अब जीडीआई में क्या फर्क है, वो भी टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है, सेम गियर बॉक्स के साथ, लेकिन उसमें फर्क ये है क्योंकि वो इतना ईगर है, इंजन इतना ज्यादा पावरफुल है, तो वो दिखाता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। तो जब तक आप जिप मोड में रहोगे वो ठीक चलेगा, लेकिन जैप और जूम में क्या होता है वही कि जब आप ट्रैफिक में होगे और ब्रेक छोड़ोगे तो एकदम कूदेगी आगे गाड़ी, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा अनसेटलिंग हो जाता है उसको चलाना, तो या फिर आप उसको ऑब्वियसली एकदम लोअर मोड पे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है सच। और हाईवेज पे अच्छी खासी वो भागती है गाड़ी, पूरे सेगमेंट में स्ट्रेट लाइन में सबसे तेज वही फील होती है गाड़ी, तो ऑब्वियसली उसमें आपको जो है वो एज सच एवरेज हल्का फुल्का ऊपर नीचे के अलावा बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो 3XO में भी ये है कि अगर आप ओवरऑल रिलायबिलिटी देखें या फिर अगर आप बहुत ट्रैफिक में फंसते हैं
तो ऑटोमेटिक इज बेटर देन मैनुअल, ठीक है। और आप हाईवेज पे चलते हैं और उतना आप हिल्स वगैरह जो है वो नहीं ट्रैवल करते हैं, तो फिर मैनुअल इज ऑल्सो फाइन। अब हम आ जाते हैं ब्रेजा में। ब्रेजा में आपको सिंपली चीज़ है कि टर्बो इंजन तो मिलता नहीं है, तो अगर आपको इतना सा भी उससे फन निकालना है ना, तो आपको मैनुअल लेना ही पड़ेगा। और मैनुअल इज फाइन, कि वही चीज़ नेचुरली एस्पिरेटेड प्लस मैनुअल का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, हिल ड्राइव पे भी अच्छा है और शहर में भी ठीक है, क्योंकि क्लच जो है बहुत ज़्यादा भारी नहीं है और उसकी लाइफ भी ज़्यादा है, तो अच्छा खासा चलता है लंबा। और एज सच जो है क्लच बर्न के कोई इशूज़ नहीं है। अगर आपको ये है कि बिल्कुल सीडेड गाड़ी हो और मुझे बहुत ज़्यादा ओवरटेकिंग वरटेकिंग नहीं करना है, बिल्कुल आराम से चलानी है, और जो टॉर्क कन्वर्टर भी हो गाड़ी और ठीक एवरेज भी दे दे, कॉम्बिनेशन रेयर है बहुत, वो आप ब्रेजा में ले सकते हो। उसका उसमें टॉर्क कन्वर्टर होने के बावजूद, क्योंकि वो इंजन की कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी हैं कि वो ठीक एवरेज दे देती है, वो बेटर एवरेज दे देता है दूसरे टर्बो पेट्रोल से। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नाइट के बारे में। तो मैग्नाइट में अकेली गाड़ी है, टर्बो के साथ सीवीटी मिलता है। तो मैग्नाइट का अभी तक मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, इवन मैंने रिव्यू भी बनाया, वो आप देख सकते हो कि उसका सीवीटी बहुत बढ़िया काम करता है। वो गाड़ी उतनी भारी नहीं है और टर्बो सीवीटी अच्छा खासा भागता है उसका, उसमें बहुत ज़्यादा रबर बैंड इफेक्ट नहीं है, और इवन तेज़ भगाने पे भी जो है वो बहुत ज़्यादा शोर नहीं करता है और अच्छा भागता है वो। और एक तरीके से फेक गियर शिफ्ट भी जो है वो आपको सिमुलेट करके दिखा देता है कि मतलब ऐसे आरपीएम ऊपर गया फिर ऐसे नीचे आया, इस तरीके से। तो मैग्नाइट सीवीटी इज बेटर देन मैनुअल इन मोस्ट कंडीशंस। वही बात आ जाती है कि अगर आप जो है वो हाईवेज पे चलते हो, हाईवे पर्टिकुलर हर पर्पज से गाड़ी ली है आपने मैग्नाइट, तो फिर ठीक है, तो फिर आप मैनुअल ले सकते हो। लेकिन वही बात है कि सीवीटी जो है वो उसका परफॉर्मेंस में अच्छा है, मैनुअल से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है उसमें, और इवन फ्यूल एफिशिएंसी भी आसपास दे देता है, मतलब लगभग 80 किलोमीटर पर लीटर कम होगा। क्या होता है कि आपको बाइटिंग पॉइंट उसकी क्लच की वो कभी कभी ऊपर नीचे लगती है, थोड़ा सा स्प्रिंगी टाइप का लगता है। इस वजह से अगर आप अच्छे खासे ट्रैफिक में फंसते हो तो गेट द सीवीटी। बहुत ज़्यादा एवरेज तो जो है वो मैनुअल सीवीटी दोनों का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको चलने में मजा आएगा, और वो गियर बॉक्स जो है उसकी परफॉर्मेंस भी डाउन नहीं कर रहा है, तो दैट इज गुड टू गो। अगर हम लोअर वेरिएंट का देखें तो उसको अगर आप 1 लीटर एनए के साथ ले रहे हो तो एएमटी बिल्कुल मत लेना, और अगर एएमटी ले रहे हो तो पहाड़ों मत जाना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत दिक्कत करता है और एएमटी उसका ओवरहीट भी हो जाता है पहाड़ों पे, इंक्लाइंस पे। तो उसका मैनुअल ही लो लोअर मॉडल में, और वही ठीक चलेगा। सिटी और एलिवेट में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। उसी तरीके से आपका अमेज भी सीवीटी काम करता है। वही बात आ जाती है कि सिंपल आपको शहर में चलना है तो आप चलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाईवे ओवरटेक्स या फिर इवन सिटी में भी जैसे मान लो 40 to 80 करना है या कुछ करना है, आप फ्लोर करोगे वो आरपीएम ऊपर जाएगा, आवाज़ थोड़ी जो है वो अंदर आएगी क्योंकि फायरवॉल इंसुलेशन कम है, तो वो आपको लगेगा कि इंजन थोड़ा सा स्ट्रेस्ड फील हो रहा है, लेकिन डे टू डे ड्राइविंग में ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अमेज के साथ आप सीवीटी बहुत ही आराम से ले सकते हो और अच्छा काम करता है। और Hyundai के जो है वो सीवीटी ऐसे रिलायबिलिटी में भी बहुत दिक्कत नहीं करते हैं। उसका आप मैनुअल भी ले सकते हो, मतलब मैनुअल बुरा नहीं है चलाने में, लेकिन वही बात आ जाती है कि जो उसकी लो एंड है वो थोड़ा सा वीक फील होता है, तो वो सीवीटी बेटर मास्क करता है। अब इसी तरीके का सेटअप जो है आपके i20 में मिल जाता है सीवीटी का, तो सीवीटी i20 में भी ठीक काम करता है। और आईवीटी में क्या है कि आपका बेल्ट ड्रिवन नहीं है, वो चेन ड्रिवन है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसके रिस्पॉन्सेस कह लीजिए या फिर थोड़ी सी जो रबर बैंड इफेक्ट है, जो आवाज अंदर आती है, वो कम है कंपेयर टू अमेज। तो उसमें क्या है कि इवन अगर वो आवाज भी आती है, उतना परफॉर्मेंस नहीं भी दे रहा है, लेकिन वो उतना स्ट्रेस्ड नहीं फील होती है, तो वो भी एक तरीके से नॉर्मल धीरे धीरे चलाने में ही सही रहती है। और अगर आप इन दोनों गाड़ियों को देखो तो ये दोनों गाड़ियां जो है, इनके जो इंजन हैं, वो सीवीटी हो चाहे मैनुअल हो, वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी एवरेज नहीं देते हैं, मारुति के बराबर एवरेज नहीं देते हैं, ठीक है। तो इनसे बेटर एवरेज आपको फ्रॉन्क्स जैसे लेट्स से 1.2 मैनुअल में मिल जाएगा। तो अगर आप इनका मैनुअल और सीवीटी कंपेयर करें तो आपको 1 ही किलोमीटर पर लीटर कम एवरेज देगा सीवीटी। तो इट्स बेटर टू गो फॉर सीवीटी इन दीज टू कार्स। एक गाड़ी है बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे काफी महंगी है, ठीक है, फॉर द ओवरऑल स्पेक इट कम्स एट, मतलब जिस तरीके का साइज है उसके हिसाब से। लेकिन बहुत ही रेयर गाड़ियां ऐसी होती हैं जो टर्बो के साथ शहर में ठीक चलें और एवरेज भी ठीक दें। एवरेज ठीक देगा मतलब 11 किलोमीटर पर लीटर के ऊपर, वो है फ्रॉन्क्स 1 लीटर टर्बो विद टॉर्क कन्वर्टर। तो वही बात आ जाती है कि वो काफी स्मूथ चलती है और 11 से ऊपर आपको शहर में एवरेज भी दे देती है। लेकिन वही बात है कि उसकी जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, जो स्टार्टिंग में आप पे करते हो, वो ज्यादा है। तो अगर आप उसमें डिस्काउंट ले सकते हो 50,000 70,000 का, तो उसमें आपको फायदा हो जाएगा। तो वहां पे ये चीज दोनों का कॉम्बिनेशन सही बैठ जाता है कि वो टर्बो भी है, वो ठीक भागती भी है, और उसके साथ जो है क्योंकि पावर टू वेट रेशियो भी उसका ज्यादा है, वेट ओवरऑल कम है, तो उससे फर्क क्या चीज पड़ती है कि आपका एवरेज भी ठीक निकल आता है। लेकिन वो भी क्योंकि टॉर्क कन्वर्टर है, वो भी बहुत ज्यादा तेज चलाने के लिए नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि डाउन शिफ्ट करोगे तो खट से जो है वो गियर शिफ्ट नीचे हो जाएगा और एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से वो भागेगी। अगर आपको भगाना है उसको तो उसमें भी आपको मैनुअल लेना पड़ेगा, और उसका मैनुअल भी ठीक है लेने के लिए। मैनुअल उसका जो क्लच है वो उतना खराब नहीं है, उतना डीप नहीं है, उतना लॉन्ग नहीं है,
जैसे जो है वो काइलैक या 3XO वगैरह का है, तो उससे आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी लेने में। देखिए AMT जो है वो टेक्निकली ऑटोमेटेड मैनुअल उसको बोलते हैं, तो टेक्निकली जो है वो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैंने नेक्सॉन के अलावा और कोई गाड़ी रखी भी नहीं है AMT वाली, क्योंकि वो सब लगभग 10 लाख रुपए से नीचे ही आती है। ठीक है, और अगर आप 10-12 लाख रुपए के ऊपर की गाड़ी ले रहे हो तो आपको कायदे से AMT नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पैसे आप खर्च कर रहे हो एक्सपीरियंस के लिए, और एक्सपीरियंस थोड़ा सा एक तरीके से लेथार्जिक टाइप का रहे तो वो ऑब्वियसली उतना प्लश या पॉलिश नहीं फील होता है फॉर द मनी इट कम्स एट। ओवर 12-13 लाख रुपीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब आप मेरे को ये चीज बता सकते हो कि इसके नीचे जो AMTs है उसका आपको कंपैरिजन चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आप मेरे को कमेंट्स बता सकते हो। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो ओवरऑल कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर आप पहली बार चैनल पे हैं सब्सक्राइब टू द चैनल। और इन गाड़ियों में किसी भी ऑटोमेटिक मैनुअल किसी में भी आपको जो है किसी भी गाड़ी में आपको पूछना है कि कौन सी आपके यूज के हिसाब से परफेक्ट रहेगी, तो मेरा जो कंसल्टेशन है उसकी डिटेल्स आपको ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।